हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वॉइस को कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग वॉइस देखे थे, उसके जस्ट आगे से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पैसिव ऑफ डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। हम लोग तो ये जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है, इंट्रांजिटिव का नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो जहाँ की प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली माना जाता है कि पैसिव वॉइस जो होता है ट्रांजिटिव का ही होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वैसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी में उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो कर्म सहित क्रिया आती है वो सकर्मक कही जाती है। अंग्रेजी में उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब भी दो तरह की होती है, एक मोनोट्रांजिटिव और दूसरी डाई ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव वर्ब वैसे ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं जो अपने साथ केवल एक ऑब्जेक्ट लाती है या उसके साथ एक ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो जैसे कि गिव, ब्रिंग, मेक, प्रोमिस, टीच, फेच, लाना, टेल, सो, पे, गेट, लैंड, ये सब जितनी क्रियाएं यहाँ मैं लिखा हूँ ये सब की सब क्रियाएं डाई ट्रांजिटिव है। मतलब उनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा आए ही, लेकिन आ सकता है, आता भी है। जैसे ही ऑफर्ड मी अ चेयर, उसने मुझे कुर्सी ऑफर किया। ही सब्जेक्ट है, ऑफर्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और अ चेयर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट तो पता कर लिया जाता है कि जो डूअर होता है जनरली वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में हम कहते हैं चर्चा करते हैं वो भी सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में जनरली डूअर ही होता है। अ, तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? ऑब्जेक्ट हम क्रिया में किसको, किसके लिए, क्या, ये तीन शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं, और अगर एक का भी जवाब मिल जाता है तो वह ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ही ऑफर्ड मी अ चेयर, उसने मुझे एक चेयर ऑफर किया। क्या ऑफर किया? चेयर ऑफर किया। तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। किसको ऑफर किया? मी, यानी मुझको ऑफर किया। तो यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है। अब प्रश्न ये है, इससे पहले हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देखे थे उसमें एक ऑब्जेक्ट ही आया था। तो एक ऑब्जेक्ट आया था तो उसमें कोई झंझट नहीं था, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते थे। लेकिन अब यहाँ तो दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। और आप लोग जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट के भी कई प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, क्योंकि अधिकांश जो ग्रामेरियन है वो कहते हैं, जैसे निस्फेल्ड जैसे या फिर रेनेन मार्टिन जैसे जो ग्रामेरियन है वो कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा रहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दिया जाए पैसिव में। तो अब तो यहाँ है कि पहचानना पड़ेगा कि कौन इनडायरेक्ट है कौन डायरेक्ट है। तो ऐसे साधारणतः पुस्तकों में चर्चा रहती है कि प्राणी सूचक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, और जो वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। लेकिन ये सही परिभाषा नहीं है या सही पैमाना नहीं है पता करने का। तो क्या है सही तरीका, सही पैमाना क्या है पता करने के लिए? तो वो है सही कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का प्रयोग हो जाए वो इनडायरेक्ट है, और जिस ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का प्रयोग न हो वो डायरेक्ट है। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। जिस ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का प्रयोग नहीं होगा वह कभी भी
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं कि वो प्राणी सूचक हो कि वस्तु सूचक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि जो प्राणी सूचक होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। अब यहाँ देखा जाए, ही ऑफर्ड मी अ चेयर, यहाँ चेयर जो है वस्तु सूचक है, मी जो है प्राणी सूचक है। तो यहाँ तो हम कह देंगे कि ये मी हो गया इनडायरेक्ट, चेयर हो गया डायरेक्ट, और सही भी है। सीता गेव मी अ बुक। अब हम देखते हैं कि यहाँ मी और क्या कहते हैं, बुक जो है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। बुक जो है प्राणी, बुक जो है वो क्या कहते हैं, वस्तु सूचक है। मी जो है प्राणी सूचक है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन एक दूसरी बात है, अगर हम एक वाक्य लिखते हैं, अगर मैं यहाँ एक वाक्य लिखूं, मोहन गेव द बॉल अ किक। एक उदाहरण मैं यहाँ लिखा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मोहन गेव द बॉल अ किक, मोहन ने बॉल को ठोकर दिया, माने ठोकर मार दिया बॉल को। यहाँ कौन कौन ऑब्जेक्ट है और किस तरह का ऑब्जेक्ट है? एक तो ऑब्जेक्ट है द बॉल और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ किक। अब यहाँ तो कोई प्राणी सूचक नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, वो वस्तु सूचक ही है, मैंने उस तरह का कोई आदमी तो यहाँ आया नहीं है। तो कैसे परखेंगे? मैं क्या कहा कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का प्रयोग हो जाए। जनरली नियम है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और तब उसके साथ जो टू या फॉर है वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वर्ब के बाद तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को न रख करके लास्ट में रखते हैं, यानी पहले डायरेक्ट को रख देते हैं और बाद में इनडायरेक्ट को रखते हैं, तो उसके लिए जो सटीक टू या फॉर जो भी सटीक बैठे उसको देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मोहन गेव अ किक टू द बॉल। अब देखिए, अब यहाँ बॉल के साथ टू, किसको किक दिया है? बॉल को न दिया है, तो बॉल के साथ यहाँ टू का प्रयोग हो गया। किक के साथ तो टू का प्रयोग संभव ही नहीं है, फॉर भी संभव नहीं है। तो ये सही तरीका है पता करने का कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक, खैर यहाँ हम लोग को ये क्या कहते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं कि इन सबको, ये जो डाई ट्रांजिटिव है, दो दो ऑब्जेक्ट आ गया है, तो इसको पैसिव में चेंज कैसे करेंगे? तो साधारणतः जो विद्वान है वो कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है चेयर, वो मुख्य क्रिया के बाद यूज हो जाएगा। तो देखते हैं, मी को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ही सब्जेक्ट है, इसको यहां लाएंगे तो हिम हो जाएगा। इसके पहले बाई का प्रयोग कर देंगे। इतना तो हम लोग काम कल भी किए थे। अब यहाँ टेंस पर थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ये कौन सा टेंस है? ऑफर्ड, ही ऑफर्ड, सब्जेक्ट प्लस क्रिया का दूसरा रूप, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पिछले वीडियो में जो मैं चार्ट लिखवाया था उसमें आपको याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पैसिव में वाज वर क्रिया का तीसरा रूप होता है। तो आई के अनुसार वाज होगा, आई वाज। क्रिया का तीसरा रूप ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, यानी ऑफर्ड V2 और V3 दोनों होता है। आई वाज ऑफर्ड
ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई। मैं क्या कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, एक ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिए, लेकिन ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा, तो आएगा कहाँ, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आएगा। तो मुख्य क्रिया ऑफर्ड हो गई, तो यहाँ ए चेयर लिख देंगे। तो अब हमारा बन करके कंप्लीट हो गया। आई वॉज ऑफर्ड, मुझे ऑफर किया गया, अ चेयर, कुर्सी, बाय हिम, उसके द्वारा। दूसरे वाक्य को देखते हैं। सीता गेव मी अ बुक, सीता ने मुझे क्या दी, सीता ने मुझे एक किताब दी। अब यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है, एक अ बुक है। तो मी को क्या कर देंगे, मी को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हो जाएगा। सीता सब्जेक्ट है, इसको यहाँ लाएंगे, सीता को, तो सीता ही रहेगा। इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, इतना तो काम हम लोग पहले भी करते थे। अब हम टेंस पर ख्याल देंगे, ख्याल रखेंगे। सीता सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यानी पैसिव वॉइस में उसके लिए वाज और वर का प्रयोग होगा, तो आई है तो वाज का प्रयोग हो जाएगा। और क्रिया को तीसरे रूप में भेजेंगे, पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया केवल और केवल तीसरे रूप में जाती है। तो ये गिव V2 है, V3 होता है गिवन, आई वाज गिवन। ठीक है, जैसा कि मैं बताया कि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का प्लेस है मुख्य क्रिया के तुरंत बाद। आई वाज गिवन अ बुक और बाय सीता, बाय सीता थोड़ा दूर हो गया है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। आई वॉज गिवन अ बुक बाय सीता। इसके बाद है यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आपने मुझसे क्वेश्चन किया। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ लाएंगे तो आई हो जाएगा। यू सब्जेक्ट है, इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू का दोनों सेम होता है, यहाँ तक कि सिंगुलर और प्लुरल भी सेम होता है। ठीक है, यू इसके पहले बाई लगा देंगे। अब यहाँ क्रिया देख रहे हैं, क्रिया जो है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस में वाज वर का प्रयोग होगा, आई के साथ वाज आ जाएगा। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, तो आस्क्ड जो है V2 और V3 दोनों होता है, आई वाज आस्क्ड। इसके बाद क्या बचा, ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट, वो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद लिख देंगे, एक क्वेश्चन। आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय यू। ठीक है, आपके द्वारा मुझसे क्वेश्चन किया गया। ठीक है, उसी तरह से ये है, राम हैंडेड मी ये 100 रुपी नोट। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन कौन आया है, एक ऑब्जेक्ट है मी और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है 100 रुपी नोट। राम हैंडेड मी 100 रुपी नोट, राम ने मुझे 100 रुपये का एक नोट थमा दिया, माने दे दिया। तो क्या हो जाएगा, मी को यहाँ बनाएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं, आप कह सकते हैं कि शायद मैं हर जगह मी किया हूँ, तो मी को मैं हटा देता हूँ, एक दूसरा मैं ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक ना, हर जगह मी आते आते मन थोड़ा ये हो गया, आप अस कर दिए। ठीक है, अस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो अस को यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो राम तो आएगा लास्ट में, इसके पहले बाई भी लग जाएगा। ठीक है, अब क्रिया को देखेंगे, क्रिया क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज या वर होगा, वी के साथ वर का प्रयोग होता है, वीवर। और क्रिया को तीसरा रूप में भेजेंगे, हैंडेड V2 भी होता है, हैंडेड V3 भी होता है, वीवर हैंडेड। ठीक है, अब क्या बच रहा है, तो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको यहाँ मुख्य क्रिया के तुरंत बाद लिख देंगे, ए 100 रुपीज नोट बाय राम। ठीक है, अब एक दूसरा वाक्य है, ही फेच्ड मी अ बकेट ऑफ वाटर। अब देखिए,
इसका भी टेंस जो है पास्ट इन्फिनिट है, तो इसका मैं टेंस चेंज कर दे रहा हूँ। हर जगह पास्ट इन्फिनिट आया है तो मजा नहीं आ रहा है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दे रहा हूँ। ही इज फेचिंग, ही इज फेचिंग, ही इज फेचिंग मी अ बकेट ऑफ वाटर। वह मेरे लिए क्या कर रहा है? एक बकेट पानी ला रहा है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, इज फिशिंग फेचिंग क्रिया है, मी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? अ बकेट ऑफ वाटर। क्या करेंगे? मी को यहाँ ला देंगे, आई हो जाएगा। ही सब्जेक्ट है, इसको यहाँ लाएंगे तो हिम हो जाएगा, बाई भी लगा देंगे। ठीक है, इतना काम तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। अब यहाँ टेंस देख रहे हैं, तो टेंस ये कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस क्रिया का चौथा रूप। आपको याद होगा जब मैं टेंस पढ़ाया था, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैं लिखवाया हूं, तो आप देख रहे होंगे इज, आर, एम प्लस बीइंग होता है। तो आई के साथ क्या होगा? इज नहीं होगा, आर बिल्कुल नहीं होगा, बस एम होगा, आई एम। और अ, इसके बाद क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, आई एम बीइंग। और फेचिंग क्या है? बिफोर है, लेकिन पैसिव में V4 V2 नहीं चलता है, केवल और केवल V3 चलता है। आई एम बिंग फेच्ड, आई एम बिंग फेच्ड। इसके बाद क्या बचा? ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो बचा, अ बकेट ऑफ वाटर बाय हिम। आई एम बिंग फेच्ड अ बकेट ऑफ वाटर बाय हिम। तो यहां हम लोग देखें कि अगर ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब हो, अर्थात उसके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आया हो, तो जैसा कि बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना ज़्यादा बेहतर रहता है, तो उस आधार पर हम लोग यहाँ पैसिव में चेंज किए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको नहीं बनाया जा सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे था उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके। ही ऑफर्ड मी अ चेयर। ठीक है, अब हम लोग अ चेयर को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ जगह की कमी है, तो मैं थोड़ा सा छोटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, या इसके बगल में ही लिख दे रहा हूँ। इसके बगल में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अ चेयर। अ चेयर को हम लोग सब्जेक्ट बना दिए, अ चेयर। इसके बाद ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंफिनिट है। अ चेयर वाज ऑफर्ड, अ चेयर वाज ऑफर्ड। ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई ना, ऑफर्ड। तो आगे क्या करना है? ये जो ऑब्जेक्ट एक बचा है इसको लिखेंगे, और आपको ख्याल होगा कि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आपको यह भी याद होगा कि मैं कहा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है पहचानने के लिए। तो एक बात ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, तो अधिकांश विद्वान कहते हैं कि उसके साथ जो आने वाला टू या फॉर है, सटीक जो भी हो, उसको लिख देते हैं। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हैं। मतलब वो आ भी सकता है, मान लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं दिया हुआ भी हो सकता है, या कहीं ओमिटेड भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अ चेयर वाज ऑफर्ड टू, क्या हो जाएगा? मी बाय हिम। और अ चेयर वाज ऑफर्ड टू मी बाय हिम। यहाँ हम लोग क्या किए? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था चेयर, उसको सब्जेक्ट बनाए, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था मी, उसको ऑब्जेक्ट ही रहने दिए। अब एक दूसरा वाक्य को देखते हैं। सीता गेव मी अ बुक। मी को तो सब्जेक्ट बना करके बना ही लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं अ बुक को। अ बुक
पास्ट इंडेफिनिट में है वाज, अ बुक वाज गिवन, मुख्य क्रिया है गिवन, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बच गया, तो यहाँ टू मी लिख देंगे, टू ब्रैकेट में कर देंगे, या आप स्पष्ट भी लिख सकते हैं, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय सीता, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय सीता। फिर यहाँ है यू आस्क मी अ क्वेश्चन, मी के द्वारा तो यहाँ बना दिए, मी को आई में चेंज करके बना दिए, अब अ क्वेश्चन को चेंज करके बनाएंगे, अ क्वेश्चन किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाज वर्ब का प्रयोग होगा, क्वेश्चन के अनुसार वाज आ जाएगा। आस्क्ड V2 भी होता है, V3 भी होता है, आस्क्ड ही रह जाएगा। अब क्वेश्चन वाज आस्क्ड, मी है यहाँ टू मी बाय यू, ठीक है। ऐसे कर दे रहे हैं। इसके बाद ये है राम हैंडेड अस 100 रुपीज नोट। यहाँ हम लोग क्या किए हैं, अस को तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना करके बना लिए हैं, अब की बार 100 रुपीज नोट को बनाएंगे, तो हो जाएगा 100 रुपीज नोट हो गया। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर आ जाएगा, 100 रुपीज नोट वाज हैंडेड, हैंडेड किसको, अब अस है तो टू अस हो जाएगा, टू अस बाय राम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके बाद यहाँ देखिए एक वाक्य यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मी को तो हम लोग बना कर देख लिए हैं, अब अ बकेट ऑफ वाटर को यहाँ करके देखेंगे, अ बकेट ऑफ वाटर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज आर एम प्लस बिंग, तो अ बकेट ऑफ वाटर सिंगुलर है, इज बिंग, मुख्य क्रिया तीसरे रूप में फेच्ड, फेच्ड। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ टू होगा या फॉर होगा, यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि कह रहा है कि ही इज फेचिंग मी अ बकेट ऑफ वाटर, वह मेरे लिए एक बाल्टी पानी ला रहा है, किसके लिए का जवाब मिल रहा है, तो किसके लिए जवाब मिल रहा है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, अ बकेट ऑफ वाटर इज बीइंग फेच्ड फॉर मी बाय हिम, बाय हिम, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात दो ऑब्जेक्ट अगर आया रहे तो उसको पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं सम अदर प्रीपोजिशंस इन प्लेस ऑफ बाय। मैक्सिमम कंडीशन में बाय का ही प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो कि जब उसको पैसिव में चेंज किया जाता है तो उसके साथ बाय ना आकर के डिफरेंट प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे प्लीज्ड, खुश, डिस्प्लीज्ड, ना खुश, यानी प्लीज डिस्प्लीज आए तो विद का प्रयोग होगा, इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, इन हो जाएगा, अस्टोनिश्ड, अचंभित, एट का प्रयोग होगा, डिस्कस्टेड, विद का प्रयोग होगा, सरप्राइज्ड, एट का प्रयोग होगा, अमेज्ड तो एट का प्रयोग होगा, शॉक्ड, एट का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक आध मैं वाक्य लिखा हूँ, इसको पैसिव में हम लोग चेंज करके देखते हैं। दिस बुक इंटरेस्ट मी, यह किताब मुझे अच्छी लगती है, दिस बुक इंटरेस्ट मी मतलब यह किताब मुझे अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट है दिस बुक, इंटरेस्ट है वर्ब, मी है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दिस बुक सब्जेक्ट है, इसको यहां लाएंगे तो दिस बुक ही रहेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ बाई लगाते थे,
लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि ये क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। तो कहाँ आया है, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड आया है, तो यहाँ इन का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा, इन का प्रयोग होगा। क्रिया को तीसरे रूप में भेजेंगे। इंटरेस्ट जो है क्रिया का पांचवा रूप है, इसका तीसरा रूप इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड। ठीक है। अब ये जैसा कि मैं बताया कि V5 है, तो V5 का प्रयोग कहाँ होता है, V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो पैसिव वाला स्ट्रक्चर याद कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्सिलरी वर्ब क्या आता है, तो एक्सिलरी वर्ब आता है इज या आर या एम। तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ एम का प्रयोग होगा। हमारा वॉइस बन करके तैयार हो गया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। अगर हम कह देते कि आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस बुक, गड़बड़ हो जाता। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ठीक है। एक दूसरा वाक्य है, हर रिजल्ट सरप्राइजेज अस। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, कह रहे कि उसका रिजल्ट हमको आश्चर्यचकित कर दिया, उसका रिजल्ट हम लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। तो सब्जेक्ट है हर रिजल्ट, सरप्राइजेज है वर्ब, अस है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे, तो वह अस का सब्जेक्ट हो जाता है वी। ठीक है। हर रिजल्ट है सब्जेक्ट, इसको यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर रिजल्ट का हर रिजल्ट ही होगा। हम लोग क्या करते आए थे आज तक, बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ सरप्राइज आ गया है, तो देखिए यहाँ सरप्राइज के साथ क्या होता है, एट का प्रयोग होता है। यहाँ बाई का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब टेंस को देखिए, सरप्राइजेज क्रिया में एस एस लगा हुआ है, तो क्या कर देंगे, एस एस का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया में इज आर एम का प्रयोग होता है, वी के साथ क्या आएगा, आर का प्रयोग होगा, वी आर। और सरप्राइज क्रिया का तीसरा रूप सरप्राइज्ड होता है, मुख्य क्रिया को तो तीसरे रूप में डालना ही है, वी आर सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, बन करके तैयार हो गया। हर रिजल्ट सरप्राइजेज अस, तो क्या हो जाएगा पैसिव, वी आर सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट। ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको पहचानता हूं, आई नो यू। ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है। यू सब ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा, यू का यू ही होता है। आई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बाई में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नो आया है, तो नो यहाँ देखिए तो कहीं मैं लिखा हूं, नो नहीं लिखा हूं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, KNOW, नो। नो आया रहेगा तो इसके साथ टू का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। तो यू और यहाँ मी के पहले टू का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है, यू आर, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप नन, KNOWN, यू आर नन टू मी। पैसिव क्या हो गया, यू आर नन टू मी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक भी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आई होगी। अब एक दूसरा टॉपिक इसमें देखते हैं, वो है इम्प्टी सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। इम्प्टी मीन्स क्या होता है, इम्प्टी मतलब होता है खाली, है ना। तो इम्प्टी सब्जेक्ट जैसे कि दे, पीपल, पब्लिक, वन, समवन। ध्यान दीजिएगा यहाँ वन का अर्थ एक नहीं है, हम लोग जानते हैं कि वन का अर्थ एक होता है। आई हैव वन मार्कर इन माई हैंड, तो यहाँ वन का अर्थ एक है, लेकिन वन प्रोनाउन भी है, वन एडजेक्टिव भी है, वन प्रोनाउन भी है। यहाँ मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो वन का अर्थ कोई हो जाता है ना। वन हैज टेकन माई पेन, किसी ने मेरी कलम ले ली, ठीक ना। यहाँ वन का अर्थ एक नहीं कहेंगे,
चलिए तो ठीक है, वन हो गया। समवन, आप जानते हैं समवन कोई, समबडी कोई। तो ये सब जो सब्जेक्ट है इनको डमी सब्जेक्ट कहा, डमी नहीं, एम्प्टी सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक ना। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका, और ध्यान दीजिएगा इनको काहे एम्प्टी कहा जाता है, क्योंकि इनको अगर हटा भी दिया जाता है तो वाक्य के अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग बना के देखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है पीपल, करे कि लोग अमेरिका में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अमेरिका में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। पीपल सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश, और ये किस टेंस में है, क्रिया को देखेंगे। ये V1 है, सब्जेक्ट प्लस V1 कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, तो इंग्लिश के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद क्रिया तीसरे रूप में जाएगी, स्पीक क्रिया का तीसरा रूप स्पोकन होता है, इंग्लिश इज स्पोकन इन अमेरिका, इन अमेरिका, ठीक है। अब बाय पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बाय पीपल है कि लोगों के द्वारा अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है। अरे भैया अंग्रेजी कौन बोलेगा, जीव जंतु बोलेगा। अंग्रेजी बोली जाती है तो लोग ही बोलेंगे अंग्रेजी, पेड़ पौधा थोड़े, सॉरी, पेड़ पौधा थोड़े अंग्रेजी बोलेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट को एम्प्टी सब्जेक्ट कहा जाता है, कि मतलब उसको रखने से न रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, हटा देना ही श्रेयस्कर रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहीं फुल स्टॉप लगा देंगे, इंग्लिश इज स्पोकन इन अमेरिका, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। देखिए समवन भी एक एम्प्टी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। क्या होगा, समवन सब्जेक्ट है, माई पेन ऑब्जेक्ट है, माई पेन को इधर लाएंगे, माई पेन। अब देखिए समवन को थोड़ा सा इधर लिख करके देख लेते हैं, समवन बनाने में सुविधा रहे, क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि अभी आप लोग शुरुआती प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी वहां लिख दे रहे हैं, बाद में हटा देंगे बाय समवन। अब देखिए कौन सा टेंस है, हैज क्रिया का तीसरा रूप, याद आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में क्या होता है, हैज बीन क्रिया का तीसरा रूप। माई पेन के अनुसार हैज बीन यहाँ होगा, अगर प्लूरल रहता तो हैव बीन हो जाता। माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब देखिए माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन। अब नियम कह रहा है कि बाय समवन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहीं फुल स्टॉप देंगे और इसको मिटा देंगे, माने हटा देंगे। ये तो बोर्ड है तो मिटा दे रहा हूं। दे आस्क मी माई नेम, ठीक है। दे भी एम्प्टी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखिए दे सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, मी माई नेम, यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वाज आस्क्ड, पास्ट इंफिनिट का है तो वाज वर्ब हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड माई नेम बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दे जो है एम्प्टी सब्जेक्ट है, उसको पैसिव में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम के बाद ही फुल स्टॉप लगा देंगे और बाय देम को हटा देंगे। तो दे हो, समवन हो, समबडी हो, ये सब एम्प्टी सब्जेक्ट है, पैसिव में इनको अक्सर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक अभी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे चेंज किया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, एक जो कि किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब से चालू होता है और दूसरा जो कि कोई ना कोई WH वर्ड से चालू होता है। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 24 है। आप देख सकते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये कही जाती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और इनको हम लोग 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट के नाम से भी जानते हैं। ये 24 जो वर्ब्स हैं ये नॉट के दोस्त कहे जाते हैं। नॉट के दोस्त इसलिए कहे जाते हैं कि नॉट का प्रयोग जब भी होता है तो ये कोई ना कोई एक सहायक क्रिया आई रहती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आगे मैं बताऊंगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहला जो होता है वो जो कि कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब से चालू होता है, अर्थात उन सब से चालू होता है। जैसे इज राम रीडिंग ए बुक, क्या राम किताब पढ़ रहा है? हम देख रहे हैं कि यहाँ इज से चालू हो रहा है। शैल वी डू दिस वर्क, हम देख रहे हैं कि वहां से जो शैल है यहाँ भी आया है, शैल भी ऑक्सिलरी वर्ब से चालू हो रहा है। कैन ही किल अ टाइगर, क्या वो बाघ को मार सकता है? कैन सहायक क्रिया से चालू हो रहा है। तो ये तीन जो वाक्य है जो कि कोई ना कोई सहायक क्रिया से अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब से चालू हो रहा है, जबकि आगे जो तीन वाक्य मैं लिखा हूं आप देख सकते हैं व्हाई इज राम रीडिंग ए बुक, राम क्यों किताब पढ़ रहा है, WH वर्ड है। व्हेन शैल वी डू दिस वर्क, हम लोग इस काम को कब करेंगे, आप देख सकते हैं ये भी WH वर्ड है। हाउ कैन ही किल अ टाइगर, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, WH वर्ड्स के ही अंतर्गत ये भी आता है। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन वाले जो वाक्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इनको कैसे पैसिव में चेंज किया जाए? देखिए, अगर आप लोग असर्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना जान गए हैं तो मैं तो कहूंगा कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा वर्ड को इधर से उधर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे कि एक वाक्य है इज राम रीडिंग ए बुक, हम इसको सिंपली मानकर चलते हैं कि राम इज रीडिंग अ बुक है, ठीक है। इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव होगा अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम, होगा ना। अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इज राम रीडिंग ए बुक, इसका पैसिव करना है, कुछ नहीं करना है। इसी का ये जो इज है पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इज ए बुक बीइंग रेड बाय राम, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं क्या कहा था कि अगर आपको असर्टिव का पैसिव चेंज करने आता है तो इंटेरोगेटिव के पैसिव चेंज करने में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही नहीं। क्या हम लोग किए, यही ना, ये जो इज यहाँ आई है इसको सब्जेक्ट से पहले कर दिए, देखिए तो सब्जेक्ट से पहले कर दिए ना, बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और एक दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इसका जान गए, इज राम रीडिंग ए बुक का पैसिव जान गए, इसके आधार पर तो समझ जाइए कि एक यहाँ जो WH वाला लिखे हैं व्हाई इज राम रीडिंग ए बुक, इसका भी बन गया। अब कहिए कि कैसे बन गया जी? तो व्हाई है तो व्हाई ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो व्हाई है तो व्हाई लगाएंगे। अच्छा, व्हाई को हटा देते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? इज राम रीडिंग ए बुक, इज राम रीडिंग ए बुक दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ। व्हाई इज राम रीडिंग ए बुक, व्हाई को हटा देते हैं तो क्या दिखाई पड़ रहा है? इज राम रीडिंग ए बुक। इज राम रीडिंग ए बुक का पैसिव बनाने में हम लोग को यहाँ से हेल्प मिला था और हम लोग को पता चल गया कि उसका क्या होगा, इज ए बुक बिंग रेड बाय राम। हम लोग को कुछ नहीं करना, व्हाई है तो व्हाई लिख देंगे, इसके बाद यही कॉपी कर देंगे, इज ए बुक बिंग रेड बाय राम। इज ए बुक इज
अ बुक बीइंग रेड बाय राम। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि मैं टिपिकल मेथड से हट करके बता रहा हूं। अब यहाँ दूसरे वाक्य को देखते हैं, शैल वी डू दिस वर्क। क्या हम लोग इस काम को करेंगे? इसका असर्टिव क्या होगा? वी शैल डू दिस वर्क। वी शैल डू दिस वर्क होगा ना। अब इन सब को तो हम लोग इजीली चेंज कर देते हैं। वी सब्जेक्ट है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क को यहाँ लाते हैं, दिस वर्क। वी को इधर लाते हैं तो अस हो जाता है। बाय लगाते हैं, क्रिया तीसरे रूप में जाती है, डन हो जाता है। शैल है तो शैल भी हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सॉरी, यहाँ दिस वर्क के अनुसार विल हो जाएगा। वी शैल डू दिस वर्क का पैसिव क्या हुआ? दिस वर्क विल बी डन बाय अस, हुआ ना। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है? शैल वी डू दिस वर्क का करना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इस विल को यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? विल दिस वर्क बी डन बाय अस, प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ? अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसका बना लिए तो यहाँ देखिए एक वाक्य में लिखा हूं WH से चालू होने वाला, व्हेन शैल वी डू दिस वर्क। मैं कह रहा हूं कि व्हेन को थोड़ा सा ढक लिया जाए तो क्या दिखाई पड़ रहा है? शैल वी डू दिस वर्क, शैल वी डू दिस वर्क। तो शैल वी डू दिस वर्क का क्या हुआ था? विल दिस वर्क बी डन बाय अस, विल दिस वर्क बी डन बाय अस हुआ था ना। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? ये व्हेन ही ना एक्स्ट्रा है। तो लीजिए हम व्हेन को लिख दिए, बन के तैयार हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव को लेकर के थोड़ा घबराते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाउ कैन ही किल अ टाइगर। अगर इसका असर्टिव देखा जाए, यहाँ है कैन ही किल अ टाइगर, तो इसका असर्टिव क्या होगा? इसका असर्टिव होगा ही कैन किल अ टाइगर, ही कैन किल अ टाइगर। ठीक है। इसका पैसिव ही सब्जेक्ट है, टाइगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर ला देंगे और टाइगर ही को इधर लाएंगे तो हिम हो जाएगा। बाय लगाएंगे, क्रिया का तीसरा रूप किल्ड लगा देंगे। कैन है तो कैन बी का प्रयोग कर देंगे, मॉडल वाला याद होगा पिछले वीडियो में, बनकर तैयार हो गया ए टाइगर कैन बी किल्ड बाय हिम। अब मैं कह रहा हूं कि इंटेरोगेटिव को लेकर ज्यादा आपको झंझट नहीं करना है। ये जो कैन है, कैन को यहाँ कर देना है, यानी कैन से शुरुआत कर देना है। तो कैन यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैन ए टाइगर बी किल्ड बाय हिम, कैन ए टाइगर बी किल्ड बाय हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह बन के तैयार हो गए। अब यहाँ देखिए एक वाक्य है, हाउ कैन ही किल अ टाइगर। हाउ को हटा लें, कैन ही किल अ टाइगर, यही है ना, कैन ही किल अ टाइगर। तो कैन ही किल अ टाइगर का क्या हुआ था? कैन ए टाइगर बी किल्ड बाय, कैन अ टाइगर बी किल्ड बाय हिम, यही हुआ था ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या है? हाउ है, तो लीजिए मैं यहाँ लिख दिया हाउ, बनकर तैयार हो गया, हाउ कैन ए टाइगर बी किल्ड बाय हिम। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव मैं बताने जा रहा हूं जिसमें पहले से एक्सिलरी वर्ब नहीं आया। और उस तरह का कंडीशन कहाँ आता है?
उस तरह का कंडीशन आता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट का जो असर्टिव होता है, तो उसमें नहीं रहता है। लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनता है तो उसमें भी एक्सिलरी तो आ ही जाती है। जैसे मैं थोड़ा सा बैक जा करके मैं बता रहा हूं, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। ठीक है। अब अगर हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहें कि क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो आप कहिएगा कि सर आप तो बोले थे कि जो सहायक क्रिया है उसको पहले कर दिया जाए। राम इज रीडिंग ए बुक, तो इज को पहले कर दें, इज राम रीडिंग ए बुक, तो इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन राम रीड्स अ बुक, इसमें तो सर सहायक क्रिया कहीं है नहीं, कहें कि सहायक क्रिया का यहाँ लिस्ट मैं लिख दिया हूँ 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, उसमें से तो कोई क्रिया यहाँ आई नहीं है, तब क्या करें। तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि अगर 24 सहायक क्रिया में से कोई भी सहायक क्रिया नहीं आई हो तो वहां 3 ही ऑप्शन है। क्या? कि वहां या तो डू आएगा, या तो डज आएगा, या तो डीड आएगा। क्या आएगा? या तो डू आएगा, या तो डज आएगा, या तो डीड आएगा। कैसे पता करेंगे कि डू आएगा या डज आएगा या डीड आएगा? तो वो भी पता करना एकदम आसान है। यहाँ मुख्य क्रिया को देखेंगे। ये मुख्य क्रिया है रीड्स। रीड्स जो है V5 है ना। रीड क्रिया में एसीएस, रीड क्रिया में एस लगा हुआ है ना, V5 है ना। अब इसमें देखेंगे कि कौन V5 है, डू है, डज है, या डिड है। नहीं, डू तो V1 है, डिड तो V2 है, डज V5 है। यानी अब पता चल गया कि राम रीड्स अ बुक, इस वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमको डज का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी तो सबसे पहले लिख देंगे डज, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया पहले आती है, डज पहले लिख दिए। इसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, राम हो गया, डज राम। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डू डज डिड के बाद V1 का प्रयोग होता है। डू डज डिड के बाद क्या होता है? V1 का प्रयोग होता है। ये अभी V5 में है ना, अब ये V1 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही इधर डू डज डिड आएगा तो यहाँ ये चाहे V1 हो, तो V1 तो V1 है ही, V5 हो या V2 हो, ये V1 हो जाएगा। याद रखिएगा, कॉमन एरर में अक्सर ये पूछता है। तो डज राम रीड अ बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया ना। अब इसी को ना हम लोगों को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, डज राम रीड ए बुक। कहिएगा कि अभी कितना घुमा घुमा करके बता रहे हैं, बस थोड़ा सा समझने में लगेगा कि मैं घुमा रहा हूँ, एक बार समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि दिया है पैसिव बनाने का, कि डज राम रीड ए बुक, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाइए। मैं कहता हूं कि इसकी पैसिव के चिंता में आपको पढ़ना ही नहीं है। किसकी चिंता में पढ़ना है? राम रीड्स अ बुक, इसकी चिंता में पढ़ना है। तो लो भैया, मैं पहले राम रीड्स ए बुक का पैसिव बना देता हूं। क्या होगा? राम सब्जेक्ट है, अ बुक ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब बुक को यहाँ लिखेंगे, अ बुक यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा सुविधा के लिए मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, अ बुक। ठीक है। राम को इधर ला देंगे, ला दिए, बाय लगा दिए, मुख्य क्रिया तीसरे रूप में रेड हो गई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज आर एम लगेगा। अब बुक के अनुसार क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। अ बुक इज रेड बाय राम। ये तो आप पहले से जानते आए हो, लेकिन आपको क्या दिया है? डज राम रीड ए बुक। मैं कह रहा हूं ना कि अगर इसका आ गया तो इसको कुछ नहीं करना है। अब बुक इज रेड बाय राम, इस इज को पहले कर दो, इज को पहले कर दो। अब बुक सब्जेक्ट को लिखो, इज अ बुक रेड बाय राम, रेड बाय राम, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। ये जो वाक्य है, इज अ बुक रेड बाय राम, ये किसका है? ये इसका है। डज राम रीड ए बुक, ये इसका है। ये जो यहाँ मैं बनाया हूं, ये इसी का पैसिव है। बात आ गई समझ में? अब आप ये मत पूछिएगा कि सर ये डज कहाँ भगा दिए।
कहाँ गया? कुछ है आइडिया? मैं बताता हूँ। ये डज आया ही था क्यों? ये हम लोगों को जानना होगा। यहाँ डज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था कि कोई भी सहायक क्रिया नहीं आई थी और बिना इनमें से कोई सहायक क्रिया के आए बिना न तो निगेटिव हो सकता है न तो इंटेरोगेटिव हो सकता है। और इंटेरोगेटिव बनाना था तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए केवल ये डज का प्रयोग हुआ था। जब इसका पैसिव बना तो पैसिव में तो ऑलरेडी इज अवेलेबल है, आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव है उसमें तो इज आर एम का प्रयोग होता है। तो जब इज आर एम अवेलेबल है तो इस डज को काहे को लेके झेलना है? भागो। वो भाग गया, गायब हो गया। उसी तरह से एक दूसरा वाक्य लिखते हैं, ही हेल्प्ड मी। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, इसका लेकिन इसको ऐसे मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का डिड राम हेल्प मी, डिड राम हेल्प मी, क्या राम ने मुझे हेल्प किया या क्या राम ने मुझे हेल्प किया था, इसका पैसिव बनाना है। अब आप देखो कि भैया ये किस टेंस में है। डिड का प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड राम हेल्प हिम। आप इसका असर्टिव जानते हो ना, इसका असर्टिव क्या होता है? इसका असर्टिव होता है राम हेल्प्ड मी होता है। और राम हेल्प्ड मी का पैसिव आपको पता है, राम सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, हेल्प्ड वर्ब है। मी को इधर ला दिए, आई, राम को इधर ला दिए, राम हो गया, बाई लगा दिए, मुख्य क्रिया हेल्प्ड हो गई। पास्ट इंफिनिट का है तो वाज वर का प्रयोग होगा, आई के साथ वाज हो जाएगा। ठीक है, राम हेल्प्ड मी, इसका पैसिव हो गया आई वाज हेल्प बाय राम। अब आप यहाँ देख लीजिए, एक्सिलरी वर्ब आ गई ना, ये 24 में से एक यहाँ आ गई है ना। और आपको क्या करना है? डिड राम हेल्प मी का पैसिव बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस इसी का जो एक्सिलरी वर्ब है वाज को पहले कर दीजिए, वाज आई हेल्प्ड बाय राम, प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके हो गया तैयार। ठीक है, इसी तरह से आगे और भी हम लोग देखेंगे। इंटेरोगेटिव में हम देखते हैं कि कोई कोई वाक्य ऐसा होता है जो कि हु से चालू होता है, और ये हु से चालू होने वाला जो इंटेरोगेटिव है इसका पैसिव थोड़ा सा परेशानी खड़ा करता है शुरुआती समय में। जब प्रैक्टिस कर लिया जाए तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक वाक्य है, हु रोट द रामायण, रामायण को किसने लिखा। एक दूसरा वाक्य है, हु हैज डिसीव्ड यू, आपको किसने धोखा दिया है। एक तीसरा वाक्य है, हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा। तीन वाक्य है और तीनों तीन अलग अलग टेंस का है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। तो हु से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं इंटेरोगेटिव, उसको पैसिव में चेंज करने के दो तरीके हैं। एक, हु को बाय होम में चेंज करके, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे, हु जो है मूलतः नॉमिनेटिव केस का है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है हुम, पॉजेसिव होता है हुज। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में हु को नॉमिनेटिव केस में भी माना जाता है, प्रयोग किया जाता है, और हु का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में भी किया जाता है। तो जब से हु का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाने लगा तो हु से शुरू होने वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो बाय होम के अलावा हु से भी बनने लगे। पहले क्या था कि हु केवल और केवल नॉमिनेटिव केस यानी उसका प्रयोग कर्ता कारक के रूप में होता था, सब्जेक्ट के रूप में होता था। लेकिन मॉडर्न एज में हु को ऑब्जेक्टिव केस का भी माना जाता है, तो अब हु के द्वारा पैसिव भी बनने लगा। तो इस तरह से अब दो दो तरीका हो गया।
तो पहला तरीका है कि हु को हम लोग बाय होम में चेंज कर देंगे। सबसे पहले बाय होम लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट कौन है। हु रोट द रामायण, क्या लिखा जी? रामायण लिखा। कुछ देर पहले आप लोगों को मैं बताया था कि क्या, किसको, किसके लिए, ये प्रश्न करके पता करते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जी? रामायण लिखा। तो रामायण ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो रामायण जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है और यह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव होता है उसमें वाज वर का प्रयोग किया जाता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो इसके लिए वाज हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ लिख दिए। सबसे पहले मैं क्या कहा कि हु के जगह बाय होम लिख दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो आया है उसके अनुसार यहाँ एक्सिलरी वर्ब दे दिए, इसको लिख दिए और मुख्य क्रिया जो है रोट उसको तीसरे रूप में हम लोग रख दिए। बाय होम वाज द रामायण रिटेन, रामायण किसके द्वारा लिखी गई। लेकिन अगर हम चाहें तो हु को बिना होम में चेंज किए हुए अर्थात हु को हु रखते हुए ही चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हु है यहाँ हु लिख देंगे और इतना ये जो काम हम लोग यहाँ किए वो काम यहाँ भी करना होगा। देखिए ये भी एकदम आसान है, हु को हु ही रख करके चेंज करना ये भी एकदम आसान है। कैसे? हु है हु लिख देंगे। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट कौन है जी? रामायण ऑब्जेक्ट है। और ये टेंस कौन सा है जी? पास्ट इंफिनिट है। तो पास्ट इंफिनिट में वाजवर होता है, रामायण के अनुसार वाज हो गया। हु वाज रामायण द रामायण, क्रिया को तीसरे रूप में ले गए, तीसरा रूप यहाँ लिख दिए। और ये जो बाई है जो कि बाई होम में बाई पहले आ जाता था, हु से अगर हम बनाएंगे तो बाई वाक्य के सबसे अंत में आएगा और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, एक दूसरा वाक्य देखते हैं, हु हैज डिसीव्ड यू। सबसे पहले हु को बाई होम में चेंज करके देखते हैं। तो हु के जगह हम क्या लिख दिए? बाई होम लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। हु हैज डिसीव्ड यू, आपको धोखा किसने दिया? किसको? आपको। तो ये आपको अर्थात यू जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक बात हम ध्यान में रख लिए कि यू ऑब्जेक्ट है। अब टेंस कौन सा है जी? हैज डिसीव्ड। हैज और क्रिया का तीसरा रूप कहाँ आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में क्या होता है? हैज बीन का प्रयोग होता है, हैव बीन का प्रयोग होता है। अब यू के अनुसार क्या होगा? हैज बीन होगा? बिल्कुल नहीं, हैव बीन का प्रयोग होगा। तो हैव लिख दिए। इसके बाद यू जो था यू का यू ही हो जाता है। आप तो जानते हैं यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। यू यहाँ रख देंगे। इसके बाद बीन को रखेंगे और मुख्य क्रिया जो है डिसीव्ड है, इसको तीसरे रूप में। तो डिसीव्ड V2 भी होता है, डिसीव्ड V3 भी होता है। डिसीव्ड यहाँ लिख दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, बन करके तैयार हो गया। ठीक, अब हु को बिना चेंज किए हुए अर्थात हु को हु में ही रख करके हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे? हु यहाँ था, हु यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, और बीच में ये जो काम किए हम लोग यहाँ कि ऑब्जेक्ट कौन है? यू है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैव बीन का प्रयोग होता है। तो यू के अनुसार हैव हो गया, यू यहाँ लिख देंगे, बीन इसके बाद लिखेंगे। मुख्य क्रिया जो डिसीव्ड है इसको तीसरे रूप में, तो डिसीव्ड तीसरा होता ही है। और बाय, मैं शुरू में ही कहा था कि अगर हु को हु ही में रख करके चेंज करेंगे पैसिव, तो बाय को सबसे लास्ट में लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कर दे। देखिए दोनों तरीका क्यों जानना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाने को आ गया तो कोई एक तरीका से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो जरूरी नहीं कि वो जो ऑप्शन है उसमें बाय होम वाला ही दिया हो सकता है कि हु वाला हो। तो इसलिए दोनों तरीका जानना जरूरी है। इसके बाद यहाँ देखेंगे हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको बनाने से पहले हम दो तीन बात पहले ही देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। ठीक है,
अब दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है और फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसके साथ क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी विल बी का प्रयोग किया जाता है पैसिव में, तो दिस प्रॉब्लम के साथ क्या आएगा? विल बी आएगा। ये पहले ही हम रफ वर्क कर लिए ताकि यहाँ आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगा। अब पहला हम काम करते हैं, हु को बाय होम में चेंज करते हैं। ठीक है, हु को बाय होम में चेंज कर दिए। इसके बाद दिस प्रॉब्लम के अनुसार क्या हो रहा है? विल बी हो रहा है, तो विल का प्रयोग करेंगे। अब आप कहिएगा कि सर ये विल बी है या यहाँ हैव बीन था, तो हैव को अलग बीन को अलग बिचवा में एगो काहे घुसा दे रहे हैं? तो उसके पीछे कारण है। असर्टिव में तो दोनों साथ में आ जाता है, लेकिन अगर वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो जो वो उसका सब्जेक्ट है वो पहले एक्सिलरी के बाद यूज होता है। तो विल बी है तो विल पहला एक्सिलरी हो गया, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा? विल दिस प्रॉब्लम और बी होगा। अगर रहता हैज बीन तो हैज के बाद दिस प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि सब्जेक्ट को कहाँ रखना है? फर्स्ट एक्सिलरी के बाद रखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बाय होम विल दिस प्रॉब्लम बी और सॉल्व क्रिया का तीसरा रूप सॉल्व्ड बन के तैयार। अब दूसरा तरीका देखते हैं, जो कि हु को हु में ही रख करके बना रहे हैं, तो हु के जगह हु लिख दिए। इसके बाद ये तो बात आप समझिए गए होंगे कि दिस प्रॉब्लम है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसके साथ विल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट रख देंगे, बी जो है वो यहाँ हो जाएगा, क्रिया का तीसरा रूप देंगे, और जो बाई यहाँ सबसे पहले लिखते थे हु वाला पैटर्न में सबसे अंत में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हु से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स, यानी इन्फिनिटिव वाले जो वाक्य हैं उनका पैसिव कैसे चेंज किया जाए, ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। अगर इन्फिनिटिव तो हम लोग जानते हैं कि क्रिया के पहले टू लगा रहता है, क्रिया अपने बेस फॉर्म में रहती है। कभी कभी इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव भी होती है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब क्रिया अपने बेस फॉर्म में तो रहेगी लेकिन उसके पहले टू नहीं आया रहता है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट रहता है, इसके बाद इज, आर, एम, वाज, वर या हैज, हैव, हैड, ये भी रहता है। ध्यान दीजिएगा इज, आर, एम, यहाँ वाज, वर भी आ सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इज अबाउट या आर अबाउट, एम अबाउट, वाज अबाउट, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, कोई विशेष उसके चलते चेंजेस नहीं होता है, तो ध्यान दिया जाए। सब्जेक्ट रहेगा इज, आर, एम, ये सब आया रहेगा, टू प्लस भी वन। अब इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है टू प्लस भी वन। हाँ, कहीं कहीं बेयर इन्फिनिटिव रहता है तो टू नहीं आया रहता। इसके बाद ऑब्जेक्ट, एक वाक्य देखते हैं, राम इज टू डू इट। राम इज टू डू इट, राम इसे करने वाला है। हिंदी हुआ इसका, राम इज टू डू इट मतलब राम इसे करने वाला है। राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इट, क्रिया है इज, है ना, सहायक क्रिया। ये इन्फिनिटिव है, टू डू जो है इन्फिनिटिव है। इसको कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले इट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद आप यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। पैसिव सब्जेक्ट यानी ये जो इसको सब्जेक्ट बनाए रहे, इज, आर, एम जो भी आया है, मान लेते ईट है तो ईट के अनुसार ईज हो जाएगा, ईज दे देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर देखने पर लगता है कि बहुत तामझाम करना है, बहुत ये करना है, कुछ नहीं करना है। इट इज टू बी डन बाय राम, राम की जगह बाई राम, ये तो पहले से हम लोग करते हैं, ईट को इधर ले आते रहे। यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले भी जो मेन वर्ब है उसको तीसरे रूप में ले जा रहे थे। यहाँ यही करना है कि जो
टू डू है उसको टू बी कर देना है। टू डू है तो टू बी डन, टू प्ले है तो टू बी प्लेड। ठीक है, यहाँ भी टू प्ले है तो टू बी प्लेड हो जाएगा। यहाँ टू किल है तो क्या हो जाएगा, टू बी किल्ड हो जाएगा। पैसिव में तो ऐसे ही क्रिया तीसरे रूप में जाती ही है। अब यहाँ एक वाक्य को देखते हैं, सीता है टू प्ले चेस। ठीक है, सीता सब्जेक्ट है, चेस ऑब्जेक्ट है। चेस को इधर लाएंगे, ठीक है, सीता को यहाँ लाएंगे, सीता के पहले बाई लगाएंगे, मुख्य क्रिया प्ले है, तीसरे रूप में ले जाएंगे प्लेड। इतना तो काम पहले भी करते हैं। यहाँ हैड है तो हैड यहाँ भी लिख देंगे। यहाँ टू है तो टू बी कर देंगे, कुछ नहीं करना है। टू है तो टू बी कर देना है। अब एक इस वाक्य को देखेंगे, दे वर टू प्ले द गेम। दे सब्जेक्ट है, द गेम ऑब्जेक्ट है। द गेम को इधर लाएंगे, द गेम, ठीक है, दे को इधर लाएंगे तो देम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि दे जो है वो एम्प्टी सब्जेक्ट है, तो उसको हटा देते हैं। अभी थोड़ा सा समझने के लिए अभी कुछ देर तक इसको रखे रहते हैं, बाद में हटा देंगे। ऐसे हम लोग करते हैं। प्ले क्रिया है तो प्ले क्रिया को तीसरे रूप में भेजेंगे ही, प्लेड हो गया। दे के अनुसार वर हो रहा है, द गेम के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, टू है टू बी कर देना है। देखिए ना, कुछ नहीं करना है, टू है टू बी कर देना है। बाकी ये सब काम तो पहले से ही करते आए हैं, शुरू दिन से करते आए हैं। अब एक तीसरा वाक्य को देखते हैं, मोहन वाज अबाउट टू किल द स्नेक। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। ऑब्जेक्ट कौन है, द स्नेक। द स्नेक को इधर लाइए, द स्नेक, मोहन को इधर लाइए, मोहन के पहले बाई लगा दीजिए। मुख्य क्रिया यहाँ किल है, किल को किल्ड कर दीजिए। ठीक है, मोहन के अनुसार वाज है, द स्नेक के अनुसार भी वाज ही होगा। ठीक है, अब बचा क्या, अबाउट टू है, अबाउट है तो अबाउट रहेगा ही, और मैं बोला कि टू है तो टू बी कर देना है, टू है तो टू बी कर देना है। बन के तैयार हो गया, द स्नेक वाज अबाउट टू बी किल्ड बाय मोहन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद इन्फिनेटिव एक इस तरह का भी आता है, इन्फिनेटिव तो रहता है लेकिन देयर से चालू होता है, या इस तरह का भी इन्फिनेटिव होता है कि इन्फिनेटिव तो रहता है लेकिन इट से चालू होता है। आप लोग जानते हैं कि देयर से चालू होने वाला जो सेंटेंस होता है, वो जो देयर होता है वो डमी होता है, उसको इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। ईट को डमी ईट कहा जाता है, देयर को इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है, क्योंकि देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि देयर के बाद जो आने वाली क्रिया है उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो देयर के बाद किस तरह की क्रिया आएगी, यह डिपेंड करता है कि उस क्रिया के बाद आने वाला जो नाउन है कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। खैर कोई बात नहीं, ये देयर से चालू होने वाला हो या कोई चालू होने वाला हो, इन्फिनिटिव वाला जो पैसिव है एकदम ही आसान है। कैसे, देखते हैं। देयर इज नो टाइम टू लूज। ठीक है, देयर इज नथिंग टू बी फॉर। मैं कहता हूं कि टू से पहले जितना है आप लिख डालिए। पैसिव में बनाना है, मैं कहता हूं कि टू से पहले जितना है आप लिख डालिए। क्या है, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम लिख दिए, देयर इज नो टाइम लिख दिए, लिख दिए ना। यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, टू था तो टू बी करते थे ना, यहाँ भी करेंगे टू बी, कर दिए ना। और ये लूज जो क्रिया है इसको तीसरे रूप में भेजा जाता है, आप तो जानते ही हैं। तो लूज क्रिया का तीसरा रूप क्या होता है, लॉस्ट होता है। बन के तैयार हो गया। इससे भी कोई आसान हो सकता है, इससे कुछ आसानी हो सकता है। दूसरे वाक्य को देखिए, देयर इज नथिंग टू बी फॉर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो टू है, टू से पहले जितना लिखा है उसको उतार डालिए, देयर इज नथिंग। ठीक है, देयर इज नथिंग लिख दिया ना। टू के लिए मैं क्या कहता हूं कि टू है तो टू बी कर दीजिए, टू है तो टू बी कर दीजिए।
विथ क्रिया है, तीसरा रूप में भेजिए, वेप्ट। फॉर है तो फॉर लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बन के तैयार हो गया। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। इन्फिनिटिव जस्ट लाइक वो चाइल्ड्स प्ले है। इसके बाद एक अलग स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि ईट से चालू होता है। इसमें भी इन्फिनिटिव आया है, लेकिन ये किससे चालू होता है? ईट से चालू होता है। ईट भी यहाँ क्या होता है? डमी ही होता है। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। ठीक है। थोड़ा सा इसके हिंदी को देखेंगे हम लोग। इट इज टाइम, यह समय है, टू टेक रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। यह समय रेस्ट करने के लिए है। अब टू से पहले जो लिखा हुआ है हम लोग लिख लेंगे। टू से पहले जो लिखा है उसको लिख लेंगे। इट इज टाइम। ठीक है, लिख लिए। यहाँ भी टू से पहले क्या है? इट इज टाइम, लिख लिए। लिख लिए ना। अब एक काम करेंगे कि ये जो टू है कह रहा है कि इट इज टाइम टू टेक रेस्ट, यह रेस्ट करने के लिए समय है। तो के लिए का अंग्रेजी क्या होता है? के लिए का अंग्रेजी होता है फॉर। तो टू को हटा देंगे, फॉर लगा देंगे। हम क्या करेंगे? इट इज टाइम फॉर कर दिए। किस चीज के लिए टाइम है? रेस्ट के लिए समय है। तो हम कहेंगे इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू टेक है। तो यहाँ हम लोग टू को क्या करते थे? टू भी करते थे ना, टू भी कर देंगे यहाँ भी। और टेक क्रिया का तीसरा रूप टेकन। इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन। उसी तरह से यहाँ देखेंगे, टू से पहले जो था इट इज टाइम लिख डाले हैं। इट इज टाइम टू एक्सेप्ट चैलेंज, कह रहा है कि यह चैलेंज स्वीकार करने का समय है। किस चीज का समय है? चैलेंज स्वीकार करने के लिए। तो इट इज टाइम फॉर करेंगे। क्या करेंगे? फॉर करेंगे। और चैलेंज है, ये जो लास्ट में शब्द है चैलेंज, तो चैलेंज लिखेंगे। टू है तो हम लोग जान गए हैं कि टू को टू भी कर देते हैं। एक्सेप्ट क्रिया है यहाँ, तो एक्सेप्ट क्रिया का तीसरा रूप क्या होता है? एक्सेप्टेड। इट इज टाइम फॉर चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड। ऐसे यहाँ मैं स्ट्रक्चर भी लिख दिया हूँ, लेकिन अगर स्ट्रक्चर समझ में आया तो ठीक है। आप बनाने लगिएगा तो फिर स्ट्रक्चर लिखने का, याद करने का कोई झंझट नहीं है। जब आप बनाने लगिएगा तो लगेगा कि स्ट्रक्चर ही आपके लिए बाधा पैदा कर रहा है। तो क्या करना था, ये सब चीज हम लोग देख लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पढ़े, डाई ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि दो दो ऑब्जेक्ट जो आने वाला होता है उसका पढ़े, हु से सेंटेंस जो चालू होता है उसके बारे में पढ़े, और इन्फिनिटिव जो भिन्न भिन्न प्रकार के इन्फिनिटिव्स होते हैं इसके बारे में पढ़े। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और एक बात मैं ये बोल देना चाहूँगा कि मैं सोचा था कि वॉइस को दो पार्ट में बनाया जाए, लेकिन वॉइस चूंकि बहुत सारे, लगभग हर एग्जाम में जहाँ भी अंग्रेजी पूछा जाता है, जिस एग्जाम में भी अंग्रेजी पूछा जाता है, वॉइस किसी न किसी रूप में रहता है। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो अब मैं देखा कि अगर दो पार्ट में ही समाहित कर दूंगा तो ये जो दूसरा पार्ट है वो 2 घंटा 2.5 घंटा का हो जाएगा, और 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो जो है टायरसम हो जाएगा, उबाऊ वाला हो जाएगा। तो 2 वीडियो न बना करके वॉइस पर हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। 3 वीडियो में हम लोग वॉइस को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।